हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा लर्न में। आज हम एचटेट लेवल 1 के प्रीवियस ईयर पेपर 2015 को कवर करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है? कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? चलो पढ़ते हैं। सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है, सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है, प्रशिक्षण हेतु उपयोग में ली गई विधि पर निर्भर करते हुए लाभकारी या हानिकारक होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो इनको समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। मीन्स सामान्य कौशलों को निष्पादन होता है परफॉर्मेंस, सभी कौशलों के परफॉर्मेंस के लिए बहुत लाभकारी होता है। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है, भाई लंबे बहुत बड़े समय के लिए लाभकारी होता है, ये भी गलत होगा। सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है, तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। ओके, क्यों? क्योंकि अगर सामान्य परिपक्वता से पहले बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वो उसके माइंड पर बर्डन पड़ेगा, वह परिपक्वता से पहले चीज़ों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, बाल्यकाल होता है, बचपन की अवस्था या बाल्यकाल किस उम्र से लेकर किस उम्र तक माना गया है? सबसे पहला ऑप्शन है जन्म से लेकर 3 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, थर्ड ऑप्शन है छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, फोर्थ ऑप्शन है दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो बाल्यावस्था कौन सी अवस्था होती है? जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था बोलते हैं, और 3 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था होती है पूर्व बाल्यकाल। कौन सी होती है? पूर्व बाल्यकाल। और 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक होती है उत्तर बाल्यकाल। ओके, तो लास्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक बाल्यकाल माना गया है, क्योंकि बाल्यकाल में उत्तर बाल्यकाल और पूर्व बाल्यकाल दोनों इस ऑप्शन में शामिल होते हैं। ओके, आगे आपको समझ। थर्ड क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों का कार्य आसान करेगा, यह समय बिताने के लिए सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है हमें? सबसे पहला ऑप्शन है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये भी सही है वैसे तो, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है हमें। खेल जो बच्चों को शारीरिक रूप से सशक्त तो बनाता है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? यह शिक्षकों का कार्य आसान करेगा, ये नहीं होगा। अगर बच्चे खेलेंगे तो शिक्षकों का काम आसान कैसे होगा? नहीं होगा। यह समय बिताने के लिए सहायक होगा, समय बिताने के लिए बच्चा थोड़ी खेलता है। तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यह खेल जो है बच्चों को सहयोगी बनने में मदद करता है, और उनका बच्चों का शारीरिक संतुलन भी विकसित होता है। आ गया समझ? तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है?
अधिगम संबंधी बोला है ना इसने। अधिगम होता है सीखना, अधिगम का मीनिंग होता है सीखना। अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? इसे उचित वातावरण चाहिए, भाई सीखने के लिए उचित सही वातावरण भी होना चाहिए, ये भी बात ठीक है। हमें बताना सही नहीं है, मीन्स कौन सा ऑप्शन गलत है। परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि सीखेंगे तो परिपक्वता भी आएगी। सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, सहायक सामग्री सीखने में मदद करती है, ये भी सही है। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा भी जरूरी है, अगर बच्चा प्रेरित नहीं होगा तो अधिगम नहीं होगा, मीन्स वह सीख नहीं पाएगा। ठीक है, मीन्स कौन सा ऑप्शन गलत है अधिगम के लिए? अधिगम में उचित वातावरण भी चाहिए, ये भी सही है। परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। यस, राइट ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि परिपक्वता का अधिगम से संबंध होता है, और इसमें लिखा है इसका कोई संबंध नहीं है। परंतु अधिगम, अगर बच्चा अधिगम करेगा तो परिपक्वता भी आएगी, अगर बच्चा परिपक्व होगा तो और अच्छी प्रकार से सीख पाएगा, तो इसलिए अधिगम का परिपक्वता से संबंध होता है। ओके, ये ऑप्शन गलत है अधिगम के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा बच्चों की सहायता होती है, शिक्षा बच्चों की सहायता होती है, सहायता नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सहायक। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है, किसमें? उनके शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, केवल चरित्र विकास में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो देखते हैं। बच्चे का शारीरिक विकास शिक्षा से, केवल शारीरिक विकास नहीं होता, और केवल मानसिक विकास भी नहीं होता शिक्षा से, और चरित्र विकास भी नहीं होता, केवल चरित्र विकास भी नहीं होता, बल्कि सी इज द राइट आंसर। क्योंकि शिक्षा से, अगर बच्चा शिक्षित होगा, अगर बच्चे को शिक्षा मिलेगी तो उसे चरित्र, उसका चरित्र भी अच्छा होगा, उसका मानसिक विकास भी होगा, और उसका शारीरिक विकास भी होगा। तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो, विद्यार्थियों को उनके मानसिक सत्र के अनुरूप शिक्षा दी जाए, एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन में है विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, विषय में तो रुचि लेते ही हैं बच्चे, तभी पढ़ते हैं। शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो, शिक्षक को तो ज्ञान होता ही है तभी वो शिक्षक बनता है। विद्यार्थियों को उनके मानसिक सत्र के अनुरूप शिक्षा दी जाए, ऑप्शन तो ये भी सही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को अगर उनके मानसिक सत्र के अनुसार शिक्षा दी जाए तो वो और अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बाल कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, तो यह है, क्या आएगा? एक बाल कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग, बच्चों की कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, तो यह है, उसको क्या बोला जाएगा? अगर बच्चा कक्षा में गणित सीखा, कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण,
अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। लास्ट ऑप्शन है दे रखा है इन्होंने प्रेरणात्मक स्थानांतरण। लास्ट ऑप्शन है प्रेरणात्मक स्थानांतरण। तो सबसे पहले इसको समझेंगे क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है कि अगर बच्चा क्लास में सीखे गए गणित को अन्य विषय में यूज करता है, प्रयोग करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सकारात्मक स्थानांतरण। क्या बोलेंगे उसको? सकारात्मक स्थानांतरण। क्योंकि एक समय पर सीखा गया ज्ञान, एक समय पर लिया गया ज्ञान दूसरे विषय में प्रयोग कर रहा है, तो वो सकारात्मक स्थानांतरण होगा। शून्य स्थानांतरण कौन सा होता है? अगर बच्चा कक्षा में गणित सीखता है और उससे रिलेटेड कहीं भी उसका यूज़ नहीं करता और कहीं भी दूसरी जगह पर यूज़ नहीं करता, तो वो होता है शून्य स्थानांतरण। अगर बच्चा मान लीजिए नकारात्मक स्थानांतरण कौन सा होता है? नकारात्मक स्थानांतरण में होता है कि भाई मान लीजिए सीखे गए ज्ञान को किसी जगह इस्तेमाल करता है, तो वो होता है नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, वो अपना कक्षा में सीखे गए ज्ञान को अधिक अच्छी प्रकार से दूसरे विषय के प्रश्नों को हल करने में सीखे गए ज्ञान को यूज करता है, प्रयोग करता है, तो वो होता है सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 7 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला होता है? सबसे कम प्रभावित कौन सा ऑप्शन सबसे कम प्रभावित करता है बच्चे के संवेगात्मक विकास को? कौन सा कारक सबसे कम प्रभावित करता है? परिवार। परिवार से बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है। यस, होता है। आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति से भी बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है। अगर बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उदास रहेगा, वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है आर्थिक स्थिति। स्वास्थ्य। अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो भी बच्चे का संवेगात्मक विकास अच्छे से नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है खेल कूद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, खेल कूद। खेल कूद से बच्चा हमेशा खुश होता है और उसके संवेगात्मक विकास पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है खेल कूद का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाता है। कोलबर्ग ने कितने स्तर बताए हैं नैतिकता के? मेन स्तर दिए हैं कोलबर्ग ने 3 नैतिकता के। ओके, सबसे पहला ऑप्शन है पूर्व नैतिक अवस्था, नंबर 2 है परंपरागत नैतिक स्तर, नंबर 3 है आत्म स्वीकृत नैतिक स्तर और डी है नैतिकता स्तर। ओके, परंपरागत स्तर। दंड के भय से पूछा है। अगर दंड के भय से बच्चा नियंत्रित रहता है, अगर बच्चे को डर है कि अगर ये गलत काम करेगा, अगर वह गलत काम करेगा तो टीचर द्वारा डांट पड़ेगी या फिर सजा मिलेगी, उस सजा के डर से बच्चा गलतियां नहीं करता, वो परंपरागत नैतिक स्तर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में से? पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास की? 4 अवस्थाएं। उनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है जो ऑप्शन में
गलत दी हुई है। सबसे पहले है इंद्रिय गामक अवस्था, ये भी सही है, ये भी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी सही है। उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था भी पियाजे ने दी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी पियाजे ने दी है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी पियाजे ने दी है। बट सी इज द राइट आंसर। ये अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में शामिल नहीं होती। ओके, उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।